अभी तक दुनिया में 5 मास एनिमल एक्सटिंक्शंस हुए हैं और वैज्ञानिकों की माने तो छठा मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। लेकिन जानवर मरे तो मरे, इससे हम इंसानों को क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक जानवर की प्रजाति विलुप्त होने पर पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है, जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। और इसीलिए इंसान अभी एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने में जुट गया है। इनमें से कई किस्से तो इतने रोचक हैं कि आपको किसी फिल्म से कम नहीं लगेंगे। कई बार तो इंसानों ने जानवरों को बचा तो लिया, लेकिन कई बार वो उल्टा उस जानवर के लिए ही खतरा बन गया। तो ऐसे ही कुछ रोचक इंसिडेंट्स को लेकर आज हम आए हैं, जिनमें शामिल है टाइगर, पैंडा और व्हेल जैसे प्राणी भी। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ये बात है 18वीं और 19वीं सदी के वक्त की। उन दिनों नेपाल और भारत के कुछ इलाकों में एक टाइग्रेस की ऐसी दहशत हुआ करती थी कि जिसका नाम सुनकर लोगों की सांसें उखड़ने लगती थी। खड़े खड़े पैर जम जाते थे और खून रगों में ही सूख जाता था। इस खूंखार शैतानी टाइग्रेस का नाम था चंपावत टाइग्रेस। आप यकीन नहीं करेंगे, इस आदमखोर बाघिन ने अपने जीवन काल में करीब 436 लोगों को मौत के घाट उतारकर अपना निवाला बना लिया था। और आज तक किसी बाघिन द्वारा मारे गए सबसे ज्यादा लोगों का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बाघिन के नाम गिनीज बुक में दर्ज है। नेपाल पुलिस तमाम कोशिशें करने के बाद भी किसी भी तरह इस बाघिन को पकड़ नहीं पा रही थी। लोगों में इस कदर दहशत का माहौल था कि लोगों ने काम धंधों पर जाना छोड़ दिया था और घर में दुबक कर बैठ गए थे। आखिरकार उस जमाने के मशहूर ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। उन्होंने मोर्चा संभाला और करीब 300 गांव वालों को लेकर बाघिन की खोज में निकल पड़े। आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढकर गोली मार दी और इस तरह साल 1907 में एक दहशत भरे वक्त का अंत हुआ। मौत के बाद जब इस बाघिन के दांतों का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसके दाईं ओर की तरफ वाले ऊपर और नीचे के कैनाइन टीथ टूटे हुए हैं। ये वो दांत होते हैं जो सबसे आगे होते हैं और साइज में सबसे बड़े होते हैं। इन्हीं की मदद से शिकार को पकड़ा जाता है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि दांतों का नहीं होना या टूट जाना बाघिन के आदमखोर होने से किस तरह रिलेटेड है। यही तो कमाल की बात है। इसलिए जब भी किसी शिकारी जानवर के दांत टूट जाते हैं तो माना जाता है कि वो इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जंगल के नियम बहुत ही कठिन है। यहाँ केवल वही सरवाइव कर सकता है जो परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझता है और उनके अनुसार खुद को बदलता रहता है। अगर आप कमजोर है तो आप मार दिए जाओगे। शिकारी जानवरों के साथ भी यही नियम है। अगर आप शिकार नहीं कर सकते तो आपको भूखा मरना पड़ेगा। दरअसल जब इन शिकारी जानवरों के ये मेन दांत टूट जाते हैं तो वो अपने नेचुरल शिकार को आसानी से ना तो पकड़ पाते हैं और ना ही उसे मार पाते हैं। उनके दांत नहीं होने से उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है और शिकार आराम से बचकर निकल भागता है। ऐसे में इन शिकारी जानवरों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। उन्हें जीने और पेट भरने के लिए कुछ तो खाने को चाहिए ही। जब जंगल में शिकार नहीं मिल रहा तो ये जानवर इंसानों के रहवासी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इंसान जंगली जानवरों की तुलना में जरा आसान शिकार है, जिसे आसानी से पकड़ा भी जा सकता है और चबाया भी जा सकता है। इसलिए जब भी किसी शिकारी जानवर के दांत टूट जाते हैं तो माना जाता है कि वे इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसा ही एक किस्सा जर्मनी में घटा, जब वहां एक क्यारा नाम की टाइग्रेस के दांतों की जांच की गई। डॉक्टर्स ने पाया कि उसका सामने वाला एक दांत अंदर की तरफ इतना बढ़ गया था कि रूट कैनाल को छूने लगा था और इसी वजह से उसे बहुत दर्द होता था। जिन लोगों को कभी दांतों का दर्द रहा है वो मेरी इस बात को और इस दर्द को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर्स का मानना था कि ये दांत बहुत जल्दी टूट सकता है और इससे पहले कि ये बाघिन इंसानों के लिए खतरा बने, इस समस्या का इलाज किया जाना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर्स की एक टीम ने बाघिन के दांतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया, जिसमें उसे एक गोल्डन टीथ लगाया गया। यह ऑपरेशन करीब 80 घंटे तक चला और डॉक्टर्स की टीम ऑपरेशन में सफल रही। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। वैसे ही अच्छा भी है कि 436 लोगों की जान जाए उससे पहले 80 घंटे का एक ऑपरेशन करके इंसानों और जानवर दोनों की जान बचा ली जाए। मगर जितना ये आसान लग रहा है उतना है नहीं। कोई आखिर कैसे पता कर सकता है कि जंगल में किस जानवर के दांत कमजोर हो गए हैं और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है? जानवरों की दुनिया में डॉक्टर्स तो होते नहीं, यहाँ इंसानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
जहां उसे अपने अलावा इकोसिस्टम के दूसरे मेंबर्स के बारे में भी सोचने की जरूरत है। जानवरों के बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने को परोपकार का नाम भी दिया जा सकता है और अपने बचाव के लिए स्वार्थ के चलते उठाया गया कदम भी करार दिया जा सकता है। कुछ भी कह लीजिए, मगर ये कदम उठाना जरूरी है। इंसान जानवरों की मदद कर सकता है और उसे मदद करनी ही होगी। इंसानों ने पहले भी कई बार जानवरों की मदद की है, जिनके किस्से आपको इतिहास में मिल जाएंगे, जैसे कि इस हाथी का नकली पाँव, इस बतख का नकली पाँव, इस चिड़िया की नकली चोंच, इस कुत्ते का नकली पंजा और इस मगरमच्छ की नकली पूंछ। इंसान को अपने आसपास हर जीवित क्रिएचर के जीवन के महत्व को समझना होगा, इकोसिस्टम में उनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के बचाव के लिए उसे परोपकारी कदम उठाने ही होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, चाइना में रहने वाले पैंडा का। दुनिया से पैंडास धीरे धीरे कम हो रहे थे और लगभग विलुप्त की कगार पर थे। कारण था उनके रहने की जगहों को इंसानों द्वारा खत्म करना और उन्हें खाने के लिए दूसरी जगह भटकना पड़ रहा था। इसके अलावा इनका रिप्रोडक्शन भी कम हो रहा था। वैसे भी पैंडा माँ एक बार में केवल एक ही बच्चे को पालती है। दरअसल मादा पैंडा अक्सर 2 बच्चों को एक साथ जन्म देती है, मगर उनमें से केवल एक ही बच्चे की देखभाल करती है और दूसरे बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। इंसानों को सिचुएशन को सीरियसली लेने की जरूरत थी और उन्होंने ऐसा किया भी। अब पैंडा के रहने के लिए बांस के बहुत से जंगल मौजूद है और खाने के लिए पर्याप्त खाना। अब जब जीवन यापन की समस्या नहीं रही तो पैंडास की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। इसी के साथ पैंडा माँ द्वारा दोनों बच्चों को पालने का तरीका भी इंसानों ने खोज निकाला। उन्होंने एक खास तरह की मशीन बनाई जिस बच्चे को पैंडा माँ इग्नोर कर देती है, उसे इस खास तरह की मशीन में रखा जाता है और दिन में 4 से 5 बार दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी जाती है ताकि पैंडा माँ से दोनों बच्चों को बराबर प्यार और देखभाल मिल सके। बेचारी पैंडा माँ को पता ही नहीं चलता कि वो एक साथ 2 बच्चों को पाल रही है। जानवरों के जीवन के महत्व को समझते हुए एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम अक्सर उठाया जाता रहा है और वो है जानवरों को जू से आजाद करना। साल 1993 में हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, फ्री वाइली। इस फिल्म में एक ऑर्का व्हेल थी जो किसी जू में कैद थी। वहाँ उसकी दोस्ती एक इंसानी बच्चे से होती है और वो बच्चा इस व्हेल को आजाद करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में जिस ऑर्का व्हेल को लिया गया था उसका नाम कीको था और वो सचमुच में एक जू में कैद थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद ये कीको मछली इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग सचमुच सरकार से इसे आजाद करने की मांग करने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका की अदालतों में पिटीशंस दायर होने लगी। सरकार पर दबाव बना और इस मछली की आजादी को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि कीको को आजाद किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बचपन से जू में पली बड़ी है और इसलिए खुले समंदर में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। मगर जनता की जिद के आगे एक्सपर्ट की राय हार गई और कीको को आजाद कर दिया गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। कीको दूसरी मछलियों की तरह शिकार नहीं कर पाती थी। उसके पास वो जरूरी स्किल्स नहीं थे जो किसी शिकारी मछली में होने चाहिए। शिकार उसके लिए मुश्किल होता था और वो अक्सर किनारों पर लोगों के द्वारा दिए भोजन की तलाश में रहती थी। जू में भी उसने अपने पूरे जीवन भर यही तो किया था और आखिरकार 5 सालों बाद कीको इस दुनिया से रुखसत हो गई। ऑर्का व्हेल्स नॉर्मली तो करीब 50 सालों तक जीवित रहती है, मगर जब कीको की मौत हुई उस समय उसकी उम्र केवल 27 साल थी। यानी भरी जवानी में बेचारी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए जू में जानवरों को आजाद करना कोई खास तरीका नहीं है। जू में जानवर इंसानों के रहमो करम पर जीवित रहता है और जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी स्किल्स सीख नहीं पाता। ऐसे में आधी जिंदगी के बाद उसे जंगल में इस तरह मरने के लिए छोड़ देना परोपकार की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। जंगल में जानवर ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं जहां उन्हें सर्वाइवल के लिए हर दिन जंग लड़नी पड़ती है, खासकर शिकारी जानवर जिन्हें खाने के लिए शिकार करना ही पड़ता है। कोई थाली में परोस कर खाना नहीं देता वहाँ। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि नए जानवरों को जू में दाखिल ही ना किया जाए, मगर जो पहले से है उन्हें आजाद भी ना किया जाए। ये बिल्कुल उनके लिए मौत की सजा का फरमान होगा। बदलती एनवायरमेंटल कंडीशंस और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ती मुश्किलें किसी से छुपी नहीं है। अगर हाल यही रहा तो बहुत ही जल्द धरती पर सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा।
यानी इंसान भी विलुप्ति की कगार पर आ सकता है। खैर, खुद को बचाने के लिए इंसान अब सजग हो रहा है और वो कदम उठा रहा है जो नेचर को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है। फिर वो जंगलों का रखरखाव हो या नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो या इकोसिस्टम्स को स्वस्थ रखने के लिए जानवरों की देखभाल और विलुप्त होती प्रजाति की चिंता हो। मगर फिर भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ है और जो आरामदायक जिंदगी हम जी रहे हैं, उसे एकदम से बदलना आसान नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक भी जानते हैं कि हम आने वाले खतरों को थोड़े वक्त के लिए टाल जरूर सकते हैं, मगर उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अभी से दूसरी दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। नोआज आर्क के बारे में तो आपने सुना होगा। बाइबल और कुरान में इस किस्से का जिक्र है कि महाप्रलय के पहले भगवान ने नोहा नाम के एक व्यक्ति को एक जहाज बनाकर उसमें सभी तरह के एक एक जोड़ी जानवर को रखने को कहा था, ताकि महाप्रलय के बाद धरती पर इनकी मदद से दोबारा जीवन की शुरुआत की जा सके। इसी की तर्ज पर साइंटिस्ट ने भी एक आर्क बनाने का प्लान बनाया है। ये एक तरह का वॉल्ट है जिसमें धरती पर मौजूद जानवरों, प्लांट्स और फंगाई की करीब 67 लाख प्रजातियों को बैकअप की तरह रखा गया है, ताकि धरती के खात्मे के बाद इनकी मदद से दोबारा जीवन शुरू किया जा सके। इन वॉल्ट्स को चांद में जमीन के अंदर गाड़ कर रखे जाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। अब बस सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा आएगा कहां से। खैर, साइंटिस्ट को अपना काम करने दीजिए और हम वो करें जो हमारे हाथ में है, यानी अपने स्तर पर नेचर की रक्षा। कल की सांसों के लिए आज ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।